नरगिस टेल्स। एक सांवली लड़की की कहानी। सुंदरनगर राज्य में राजा पृथ्वीराज का शासन था। राजा पृथ्वीराज अपने महल के बगीचे में चिंतित अवस्था में टहल रहे थे। तभी वहाँ राजकुमार अर्जुन आ पहुँचा। पिताश्री, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? तुम्हारी माँ को मैंने मना किया था वो हार पहनकर जंगल ना जाए, पर वो नहीं मानी और वो हार जंगल में कहीं गिर गया। हार? कौन सा हार पिताश्री? वही स्वर्ण हार जो पड़ोसी राज्य के राजा सूरज का था। राजा सूरज का दूत कल वो हार लेने आने वाला है। मैं स्वयं उस हार को ढूंढ कर लाऊंगा। राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन का घोड़ा घने जंगल के रास्तों पर दौड़ रहा था। अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगी। उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। तालाब? अच्छा हुआ प्यास बुझा लूं। वो जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, अचानक वो ठिठक गया। तालाब के किनारे एक लड़की घूंघट डाले बैठी थी। कौन हो तुम? और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम गौरी है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। रोज दोपहर तालाब से पानी भरने आती हूँ। राजकुमार की नजर तालाब किनारे रखी मटकी पर पड़ी। तुमने अपने चेहरे पर कुमार कुछ ही दूर गया था कि उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ पर कुछ चमक रहा था। ये क्या चमक रहा है? वो झाड़ियों के पास गया और देखा वहाँ स्वर्ण हार रखा था। तो ये रहा वो हार। मैंने तो सोचा था कि इतने घने जंगल में ये कैसे मिलेगा। उसने हार उठाया और सावधानी से जेब में रख लिया। फिर घोड़े पर सवार होकर तेजी से महल की ओर चल पड़ा। सूर्यास्त के समय राजकुमार अर्जुन महल पहुंच गया। महल के गलियारे में राजा पृथ्वीराज उदास बैठे थे। राजकुमार अर्जुन तेजी से वहां पहुंचा। पिताश्री, देखिए, मैंने वो स्वर्ण हार ढूंढ लिया है। राजकुमार ने जेब से हार निकाला और राजा पृथ्वीराज को दे दिया। ये तो चमत्कार हो गया। इतने घने जंगल में जहां मेरे सैनिकों को नहीं मिला, वहां तुमने ये हार कैसे ढूंढ लिया? जरूर तुमने आज सुबह किसी भाग्यशाली का चेहरा देखा होगा। राजकुमार अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ कौन था। वो गंभीर हो गया। क्या हुआ? पिताश्री, जब मैं जंगल में था मुझे एक लड़की मिली थी। उसका नाम गौरी है। उसका नाक नक्श तो सुंदर था, पर उसका रंग सांवला था। परंतु उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे किसी अनकहे दुख की गहराई हो। पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखते ही लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति मुझे उसकी ओर खींच रही हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? शायद वही भाग्यशाली मनुष्य हो। तो फिर तो मुझसे दोबारा जरूर मिलना। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन वहां से चला गया। समय का पहिया आगे घूमने लगा। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद राजकुमार अर्जुन की इकलौती बहन राजकुमारी माधवी का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रांत से तय हो गया। महल में चारों ओर शादी की तैयारियों की रौनक थी। इस पूरे महल को ऐसे सजाओ कि देखने वाला दंग रह जाए। तभी राजा पृथ्वीराज तेज कदमों से वहां आ पहुंचा। क्या हुआ पिताश्री? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? राजकुमार विक्रांत ने माधवी से विवाह करने से इनकार कर दिया है। राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप? सारे निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने मंत्री को भेजा था
उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर राजकुमार विक्रांत नहीं माना। फिर मैं स्वयं गया, पर उसने मेरा भी आदर नहीं किया। उसने विवाह से साफ इनकार कर दिया। इतना कुछ हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था कि मैं अकेले संभाल लूंगा। अब मैं बात करूंगा उससे। राजकुमार विक्रांत हमारे राज्य में ही है। वो शिकार के लिए जंगल में आया हुआ है, वहीं ठहरा है। राजकुमार अर्जुन बिना एक पल गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसका घोड़ा घने जंगल में दौड़ रहा था। जंगल की नमी और सन्नाटे के बीच अचानक उसे फिर तेज प्यास लगी। अजीब बात है, पिछली बार भी मुझे इसी स्थान पर प्यास लगी थी। उसने घोड़ा रोक दिया। सामने वही तालाब था, शांत, नीला और रहस्यमयी। तालाब के किनारे फिर वही घूंघट डाली हुई लड़की बैठी थी। तुम तो वही लड़की हो, गौरी। गौरी ने घूंघट हटाया और उदासी भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको मेरा नाम याद है। मैंने तो सोचा था संसार ने मुझे भुला दिया है। तुम्हारे चेहरे पर ये हमेशा उदासी क्यों रहती है? ऐसी कोई बात नहीं, शायद आपको फिर से बहुत तेज प्यास लगी है। गौरी ने अपनी मटकी में तालाब का पानी भरा और अर्जुन को पकड़ा दिया। अब मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों आया। क्या मतलब? क्योंकि नियति में मेरा तुमसे मिलना लिखा था। तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। फिर तो चमत्कार ही होगा, वरना लोग तो मुझे अभागन कहते हैं। जो तुम्हें अभागन कहते हैं वे खुद अशुभ होंगे। गौरी चुप रही। राजकुमार अर्जुन ने सामने देखा, वही छोटी झोपड़ी जहाँ से धुआं उठ रहा था। राजकुमार अर्जुन ने तालाब के पार उस झोपड़ी की ओर इशारा किया। वो जो सामने झोपड़ी दिख रही है, पिछली बार तुमने बताया था तुम वहीं रहती हो ना? हाँ, मैं उसी झोपड़ी में रहती हूँ। अब मैं उस झोपड़ी को देखना चाहता हूँ। गौरी के होठों पर मुस्कुराहट आई। महल में रहने वालों को झोपड़ियों में झांकने की इच्छा नहीं होती राजकुमार। आप शायद इस संसार के पहले राजकुमार हैं जिन्होंने झोपड़ी देखने की ख्वाहिश जताई है। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन गौरी के साथ उसकी झोपड़ी के भीतर खड़ा था। झोपड़ी में कुछ पुराने बर्तन थे और एक टूटी हुई चारपाई बिछी थी। क्या तुम हमेशा से ही इस जंगल में रहती हो गौरी? नहीं, मैं हरिहरपुर गांव की रहने वाली हूँ। हरिहरपुर? ये गांव कहाँ है? यहाँ से लगभग 3 कोस दूर। पहले मैं अपने माता पिता के साथ वहीं रहती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस झोपड़ी में आकर रहने लगी। और तुम्हारे माता पिता? कहा तो था ना, मैं अनाथ हूँ। तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मेरे पिता का नाम धर्मपाल है। आप हरिहरपुर गांव जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई उन्हें जानता है। मैं तुमसे विस्तार से बात करना चाहता हूँ गौरी, लेकिन अभी मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से जाना है। मैं लौटकर अवश्य आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम अपने भीतर कोई गहरा रहस्य छुपाए हुए हो। ये कहकर राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर राजकुमार अर्जुन को कुछ शाही खेमे दिखाई दिए। वो वहाँ खड़े एक सैनिक से बोला, मुझे राजकुमार विक्रांत से मिलना है। सैनिक उसे एक तंबू में ले गया जहाँ राजकुमार विक्रांत बैठा था। अर्जुन, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पिता से कह चुका हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। विवाह की अंतिम तारीखों में इनकार करना केवल अपमान नहीं, अपराध है। हम युद्ध नहीं चाहते। मुझे जानना है कि तुमने विवाह से इनकार क्यों किया। कारण मेरी माँ है। जब मैंने तुम्हारी बहन से विवाह के लिए हाँ कहा था, अगले ही दिन मेरी माँ जंगल में शिकार के लिए गई और कभी वापस नहीं आई। हमने बहुत खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर मंत्री ने मुझसे कहा कि इस विवाह से इनकार कर दो, तभी तुम्हारी माँ लौट सकती है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को वापस पाना चाहता था, इसलिए मैंने विवाह से इनकार कर दिया। यह क्या बचपना है विक्रांत? तभी एक सैनिक अंदर आया। राजकुमार विक्रांत, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? आपकी माँ मिल गई हैं। वे जंगल में एक गुफा में कैद थी। गुफा में? और उन्हें किसने कैद किया था? आपके मंत्री ने बड़ी चालाकी से महारानी को गुफा में कैद कर लिया था और आपसे बोला था कि आपकी होने वाली पत्नी अशुभ है। वो नहीं चाहता था कि आपका रिश्ता सुंदरनगर राज्य से जुड़ जाए, क्योंकि ऐसा होता तो आपका राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाता। ये सुनकर राजकुमार विक्रांत अवाक रह गया। सैनिक वहाँ से चला गया। मुझे क्षमा कर दो राजकुमार अर्जुन, मैं विवाह तुम्हारी बहन माधवी से ही करूंगा।
राजकुमार अर्जुन अपने महल की ओर लौट पड़ा। ये शुभ समाचार सुनकर राजा पृथ्वीराज प्रसन्न हो गए। इसका अर्थ है कि जिस लड़की के बारे में तुमने बताया था वो सचमुच भाग्यशाली है। पिताश्री, मैं उस लड़की से फिर से मिलने जा रहा हूँ। ठहरो राजकुमार, उस भाग्यशाली लड़की के दर्शन मैं भी करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में दोनों पिता पुत्र अपने घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद राजकुमार अर्जुन अपनी परिचित जगह पर पहुंचा। वही तालाब, वही झोपड़ी। पर जैसे ही उसने झोपड़ी को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी की हालत अब पूरी तरह जर्जर थी। टूटी दीवारें, गिरा हुआ छप्पर और सन्नाटे की मार से जमी धूल, मानो बरसों से वहाँ कोई नहीं आया हो। इस झोपड़ी को देखकर लगता है ये वर्षों से सूनी पड़ी है। यही तो मैं सोच रहा हूँ पिताश्री। राजकुमार अर्जुन अपने पिता को भीतर ले गया। अंदर प्रवेश करते ही दोनों चौंक गए। झोपड़ी के अंदर जीवन का कोई निशान नहीं था। बर्तन गायब, टूटी चारपाई धूल में समाई हुई और चारों ओर बासी हवा का बोझिलपन। ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। ये धूल की मोटी परत बता रही है कि बरसों से कोई मानव इस जगह नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी। अभी 2 दिन पहले मैं यही गौरी से मिला था। यहाँ चारपाई थी, चूल्हे पर आग जल रही थी और फल रखे थे। अचानक सब कैसे गायब हो गया? राजकुमार, लगता है तुझे भ्रम हुआ है। नहीं पिताश्री, वो लड़की मुझसे 2 बार मिली थी। राजकुमार अर्जुन अपने पिता के साथ महल लौट आया, पर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बस गौरी की छवि बार बार उभरती रही। अगली सुबह राजकुमार अर्जुन अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा था। ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक उसके मन में गौरी की कही बात गूंज उठी। मैं हरिहरपुर गांव की रहने वाली हूँ। अगर हरिहरपुर गांव में धर्मपाल नाम का व्यक्ति होगा तो इसका अर्थ ये है कि गौरी सच में थी। अगली सुबह राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर हरिहरपुर की ओर निकल पड़ा। कई कोस की दूरी तय करने के बाद वो गांव की सीमा पर पहुंचा। वहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो गांव का मुखिया था। अरे, आप तो हमारे राज्य के राजकुमार हैं। हाँ, क्या तुम्हारे गांव में धर्मपाल नाम का कोई व्यक्ति रहता है? हाँ, रहता है। वो सामने जो मकान देख रहे हैं ना, वही सुनसान पड़ा घर है। धर्मपाल वहीं रहता है, पर किसी से मिलता नहीं। वह अधिकांश समय अपने घर में ही रहता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। राजकुमार अर्जुन ने अपना घोड़ा उस ओर बढ़ा दिया। राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे घर के अंदर गया। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में स्थायी दर्द था। मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है। क्या तुम्हारा नाम धर्मपाल है? हाँ, मेरा नाम धर्मपाल ही है। क्या तुम्हारी एक पुत्री है जिसका नाम गौरी है? धर्मपाल ठिठक गया। उसके हाथ कांपने लगे। हाँ, मेरी बेटी गौरी। राजकुमार की आंखों में चमक दौड़ गई। तो इसका मतलब गौरी सच में थी। राजकुमार, क्या हुआ? राजकुमार अर्जुन ने सारी घटना सुनाई। तालाब, झोपड़ी, गौरी का चेहरा और अचानक उसके गायब होने की बात। मैं उसी रहस्य को जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। गौरी कहाँ गई और झोपड़ी एक ही रात में उजड़ी हुई क्यों मिली? धर्मपाल ने आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा पीड़ा से भर गया। राजकुमार, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक करने के लिए अपने महल से यहाँ आया हूँ? धर्मपाल ने अर्जुन की आंखों में देखा और लंबे मौन के बाद उसका गला भर आया। बताऊंगा सब कुछ। मेरी बेटी गौरी की वो दर्द भरी कहानी। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। हरिहरपुर गांव में धर्मपाल नाम का एक संपन्न किसान अपनी 20 वर्षीय पुत्री गौरी के साथ रहा करता था। गौरी के नाक नक्श तो सुंदर थे, पर उसका रंग सांवला था। गांव वालों ने गौरी के बारे में अपने मन में एक विचित्र धारणा बना ली थी। उन्हें लगता था कि गौरी जहाँ भी जाती अपने साथ दुर्भाग्य और अनिष्ट की छाया ले जाती थी। गांव के लोग उसे अशुभ कहकर चिढ़ाते। एक सुबह धर्मपाल खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गौरी वहां आ गई। बिटिया, बाजार से कुछ अच्छी सब्जी खरीद लाना, जो मन करे वही बना लेना। पिताजी,
मैं बाजार नहीं जाऊंगी। जब भी जाती हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे बिटिया, लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना। धर्मपाल खेत की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद गौरी बाजार की तरफ निकल पड़ी। गौरी एक हलवाई की दुकान के सामने से गुजरी। हलवाई जलेबियां तल रहा था। अचानक कढ़ाई का तेल नीचे गिर गया। अरे ओ अशुभ लड़की, कितनी बार कहा है मेरी दुकान के सामने मत आया कर। तेरी वजह से मेरी कढ़ाई गिर गई, मेरा नुकसान हो गया। चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप किसी से बात कर रहे थे, ध्यान भटक गया और आप दोष मुझे दे रहे हैं। दफा हो जाए यहाँ से, चल। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और एक सब्जी वाले के पास जा पहुंची। भैया, तुरई का क्या भाव है? कितने बार कहा है मेरे ठेले पर मत आया कर। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लूं तो सारा दिन मेरा खराब हो जाता है। दफा हो जाए यहाँ से। गौरी अपमानित होकर वहाँ से चली गई। तभी उसे गांव के मुखिया चाचा नजर आए। मुखिया चाचा, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि तू अशुभ है, सांवली सूरत वाली। जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ मर गई थी। अब मेरे सामने से दफा हो जा। गौरी फूट फूट कर रोने लगी और घर लौट आई। शाम को धर्मपाल खेत से लौट आया। बिटिया, तूने आज कुछ खाने को नहीं बनाया? नहीं पिताजी, अब मैं बाजार नहीं जाऊंगी। सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। धर्मपाल की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ बोले बिना अपने कक्ष में चला गया। हे भगवान, मेरी बिटिया का क्या होगा? क्या कोई उसका हाथ थामेगा? धर्मपाल रात भर यही सोचता रहा। अगली सुबह धर्मपाल खेत जाने ही वाला था कि उसका पड़ोसी रतन सिंह अपने पुत्र माधव के साथ वहां आ पहुंचा। चौंकने की जरूरत नहीं है धर्मपाल, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम्हारी बेटी गौरी का हाथ अपने पुत्र माधव के लिए। मजाक मत करो रतन सिंह, क्या तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा? मैं गौरी से ही विवाह करूंगा। धर्मपाल के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। लेकिन एक शर्त है धर्मपाल। कैसी शर्त? तुम्हारे पास जो 10 बीघा जमीन है वो दहेज में मेरे बेटे के नाम कर दो। मुझे मंजूर है रतन सिंह। तो फिर कल ही विवाह होगा। अगले दिन गौरी और माधव का विवाह साधारण रूप से मंदिर में संपन्न हो गया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन माधव गुस्से में गौरी के पास आया। अपना अशुभ चेहरा लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ? मैंने तुमसे शादी सिर्फ तेरी जमीन के लिए की थी, अब तू यहाँ से दफा हो जा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय रतन सिंह अंदर आया। देखिए, ये क्या कह रहे हैं? ये वही कह रहा है जो मैंने कहा था। तुझे क्या लगा सच में हमारे घर की बहू बन जाएगी तू? माधव ने गौरी को अपमानित करते हुए धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती हुई अपने पिता धर्मपाल के घर लौट आई। पिताजी, माधव ने मुझे घर से निकाल दिया। कहता है मैं अशुभ हूँ। उसने शादी सिर्फ जमीन पाने के लिए की थी। धर्मपाल का चेहरा लाल हो उठा। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं चुप नहीं बैठूंगा। धर्मपाल गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। मुखिया जी, न्याय कीजिए, मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। धर्मपाल, मैं किसी अशुभ लड़की के मामले में नहीं पड़ूंगा। धर्मपाल ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। निराश होकर वो घर लौट आया और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी। मैं एकांत में रहूंगी, जहां कोई मेरा चेहरा न देखे। उसी दिन गौरी ने गांव छोड़ दिया और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अकेले रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। धर्मपाल हर दूसरे दिन अपनी बेटी से मिलने झोपड़ी पर आता था। एक दिन जब वो आया, झोपड़ी का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी का शव चारपाई पर पड़ा था। नहीं, मेरी बेटी। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो आप ये कहना चाहते हैं आपकी बेटी मर चुकी है? हाँ राजकुमार, पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं।
तो फिर मुझे जो मिली वो कौन थी? जिसके चेहरे को देखकर मेरा हर काम सफल हुआ, वो कौन थी धर्मपाल? जीते जी जो लोग उसे अशुभ समझते रहे, शायद मरने के बाद उसने तुम्हें दिखाया कि वो अशुभ नहीं थी, बल्कि वो भाग्यशाली थी। बस इस संसार ने उसे कभी समझा ही नहीं। राजकुमार अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार अर्जुन सैनिकों के साथ गांव लौटा। रतन सिंह, माधव और मुखिया को तुरंत लाओ। थोड़ी देर में तीनों को बंदी बनाकर लाया गया। रतन सिंह और माधव डर के मारे कांप रहे थे। अब समझा कि गौरी की आत्मा मुझे क्या कहना चाहती थी। उसने क्यों पूछा था कि मैं न्यायप्रिय राजा बनूंगा। तुम सबने एक मासूम लड़की को अशुभ कहकर उसका जीवन छीन लिया। तुम तीनों दोषी हो। मुखिया, तेरा अपराध सबसे बड़ा है, क्योंकि तू न्याय का रक्षक था, पर तू मौन रहा। और रतन सिंह, माधव, तुमने लोभ में अंधे होकर एक पिता की मजबूरी का मजाक बनाया। अब तुम तीनों कभी सूरज की रोशनी नहीं देखोगे। सैनिकों, इन्हें ले जाओ, कारागार में डाल दो। सैनिक तीनों को घसीटते हुए ले गए। गांव में सन्नाटा छा गया। राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसका घोड़ा अचानक रुक गया। दूर तालाब के उस पार गौरी खड़ी थी, पर इस बार उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। गौरी? वो उसके करीब जाने लगा, पर गौरी ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। उसकी मुस्कुराहट अब शांत थी, जैसे किसी पीड़ा का अंत हो चुका हो। अगले ही पल गौरी रंग बिरंगी रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। तुम अशुभ नहीं थी गौरी। राजकुमार अर्जुन आंखें बंद करके खड़ा रहा और तालाब के जल में पहली बार गौरी की मुस्कान प्रतिबिंबित हो रही थी। राजकुमार अर्जुन महल लौट आया, लेकिन वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता।